नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द प्रदीप आईएएस एकेडमी के यूट्यूब सेशन में। इतिहास की इस कड़ी में जहां हम यूपीएससी और एमपीपीएससी की मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर मैं आया हूं। कल के सेशन में एक छोटी सी टेक्निकल एरर के कारण कुछ चीज़ें अपलोड नहीं हो पाई थी। वो क्या नहीं हो पाएगी, आपको स्वयं वीडियो देखने के बाद भी समझ में आया होगा, परंतु अगर नहीं भी आया होगा समझ में तो वो आज आप यहाँ से समझ सकते हैं। क्या हुआ था इसको समझते हैं। मैंने कल आपको एक चीज़ बताया था कि इस वाले क्षेत्र में आपको पता होगा कि यहाँ से हमारा जो है पूरा बैक्टीरिया वाला प्रदेश है। ये यहाँ पे मेरा बैक्टीरिया है, ठीक है। और इधर नीचे जैसे ही आप इस ऑक्सस नदी को क्रॉस करते हैं, ऑक्सस नदी यहाँ पे जो है, इसे जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, ये इस नदी को ऑक्सस नदी को क्रॉस करते हैं तो उसके नीचे वाला मतलब ये वाला जो प्रदेश होता है, ये ईरान के साइड वाला, ये होता है पार्थिया का प्रदेश, ठीक है, पार्थिया। इसको मैंने आपको कल भी बताया था बहुत डिटेल में। जिसे नहीं समझ में आएगा ये चीज़, वो कल की एक बार लेक्चर ज़रूर देखना, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक। फिर भी मैं आपको जो मिस हो गया है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कल के सेक्शन में हुआ ये था कि जैसे ही शकों ने पार्थिया पर आक्रमण किया था, बैक्टीरिया पे आक्रमण किया था, बैक्टीरिया के बाद वो लोग पार्थिया पे आते हैं, फिर पार्थिया के बाद भारत में आते हैं। परंतु हमारे कल के वीडियो में क्या हुआ है, कुछ टेक्निकल एरर के कारण से कि बैक्टीरिया में आक्रमण के बाद सीधे भारत में पहुंच गए हम, जो कि हमारी पढ़ाई के लिए मिसगाइड हो सकता है ना। इसलिए हम उस चीज़ को बराबर करेक्ट करके पढ़ेंगे। जो लोग कल नोट्स बना रहे हैं वो अलग से इस चीज़ का नोट्स ज़रूर बना लेना। तो अभी तक हमने यहाँ पर देखा था कि जैसे ही इस चाइना की ओर से हूणों ने आक्रमण किया था यऊची जाति पे, ठीक है, और यहाँ पे सीर नदी थी जहाँ पे शक लोग रहते थे। तो हूणों ने आक्रमण किया किस पे, यऊची जाति पे। यऊची जाति ने आक्रमण कर दिया किस पे, आपके शकों पे। शक विवश हो गए, उसमें राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के साथ साथ उसकी जो विधवा रानी होती है, उसके नेतृत्व में शक की सारी सेना और जनता कहाँ पे आती है, हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया वाले प्रदेश पे आक्रमण करती है। बैक्टीरिया पे हमने देखा था कि बैक्टीरिया के प्रदेश को शक जीत लेते हैं। जीतने के बाद वो वहाँ पे अपने साम्राज्य की स्थापना भी कर लेते हैं। परंतु सवाल अब ये उठता है कि जब बैक्टीरिया में ये लोग अच्छे खासे से रहने लगे थे तो फिर इन्होंने पार्थिया पे आक्रमण क्यों किया। तो हुआ ये था कि यऊची लोग जो सीर नदी के पास अब आकर बस गए हैं, उन लोगों ने क्या किया, इनका पीछा किया, पुनः पीछा किया। पीछा करने के साथ साथ यहाँ पे अगर आपके ये जो सीर नदी है, यहाँ पे आपकी सीर नदी है, कजाकिस्तान तजाकिस्तान साइड, ये जो सीर नदी है, यहाँ पे आपके यऊची लोगों ने फिर कहाँ पे आना चालू किया, बैक्टीरिया के साइड में आना चालू किया। और बैक्टीरिया में आने के बाद आपको तो पता है शक ऑलरेडी यऊची से एक बार हार चुके हैं। हारने के बाद जैसे ही शक आपके यऊची लोग बैक्टीरिया पे आक्रमण करते हैं तो यहाँ पे रहने वाले जितने भी शक प्रजाति के लोग थे, उनको मजबूरी में वहाँ से उस क्षेत्र को खाली करना पड़ गया। अब खाली करने के लिए उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कहाँ चले जाएं, इस साइड चले जाएं, या तो वो इधर चले जाएं, क्योंकि इधर तो शक बैठे हुए हैं, इधर तो आपके कौन बैठे हुए हैं, यऊची लोग बैठे हुए हैं। तो शकों लोगों के आक्रमण में उनके पास ऑप्शन ये था कि उनको मजबूरी में कहाँ जाना पड़ा, पार्थिया वाले क्षेत्र में जाना पड़ा, जहाँ पे उनकी आपकी आगे की जो कहानी है। तो ये सवाल यही उठता है कि भाई वो दक्षिण के साइड में ही क्यों गए, क्यों, क्योंकि उत्तर में जाएंगे तो वहाँ से यऊची लोग आ रहे हैं, और अगर हम पूरब की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा है, गंधार वाला क्षेत्र है, तक्षशिला वाला क्षेत्र है, जहाँ पे अभी ये लोग नहीं गए हैं। तो इनके किनारे पे पड़ता है पार्थिया का साम्राज्य। इसी पार्थिया के साम्राज्य को ये क्या करते हैं, यहाँ पे प्रवेश करते हैं और यहाँ पे आक्रमण करते हैं। अब सवाल यहाँ से उठता है कि शकों का पार्थिया पर आक्रमण, जब शक पार्थिया पे आक्रमण करते हैं तो वहाँ पे क्या कहानी होती है, इसको समझते हैं। जैसे ही शक कहाँ आते हैं, पार्थिया वाले साम्राज्य में आते हैं, तो यहाँ पे इस समय एक राजा होता है जिसका नाम होता है फ्रांत द्वितीय, ठीक है। ये लगभग 129 बीसी की बात है। 129 बीसी में होता है एक फ्रांत द्वितीय, ये राजा होता है पार्थिया का। जब शक लोग पार्थिया में आक्रमण करते हैं उस समय पार्थिया साम्राज्य का राजा होता है फ्रांत द्वितीय। जैसे ही शक पार्थिया पे आक्रमण करते हैं तो ये युद्ध लगभग आपके 8 से 9 साल चलता है। लगभग 10 साल आप इसको मान के चले ऑन एवरेज कि लगभग 10 साल ये युद्ध चलता है। इसी दौरान इसी युद्ध में 129 बीसी में फ्रांत द्वितीय और 123 बीसी में आर्तबानस प्रथम की क्या हो जाती है, शकों के साथ युद्ध करने में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
उस हिसाब से शक जैसे ही पार्थिया पे आक्रमण करते हैं तो आक्रमण करने के दौरान फ्रांत द्वितीय और आर्तबानस दोनों की टाइम पीरियड लिख दिया हूँ मैंने। इस टाइम पीरियड में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जबकि शकों ने अभी पूर्ण रूप से पार्थिया पे अभी कब्जा नहीं किया है, अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया है, बस वहाँ पे जो राजा थे उनको मार मार के वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य की स्थापना करने की ओर थे। जैसे ही इनके बाद जब इनकी मृत्यु होती है तो इसके बाद 123 बीसी में मित्रदान द्वितीय अब इस पार्थिया वाले साम्राज्य का अब जो राजा बन गया है वो कौन बन गया है, मित्रदान द्वितीय। अभी तक शकों ने पार्थिया पे कब्जा नहीं किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इनकी मृत्यु के बाद राजा कौन बन गया है आपका, मित्रदांत द्वितीय। ये मित्रदांत द्वितीय एक ऐसा सफल राजा होता है कि ये पार्थिया साम्राज्य का एक लौता राजा होता है जिसने शकों को उनके आक्रमण पर अपने आप में विजय हासिल की थी। कहने का मतलब मित्रदांत द्वितीय ऐसा राजा था जिसने शकों को वहाँ से खदेड़ने में अपनी विजय हासिल की थी। तो मित्रदांत द्वितीय के पराक्रम को देखते हुए शक उस पार्थिया वाले साम्राज्य पे अपना अधिकार नहीं कर पाए और मित्रदांत द्वितीय ने शकों को वहाँ से खदेड़ने में सफलता हासिल की। अब यहाँ पार्थिया का क्षेत्र है, यहाँ पे शक लोगों को आना था, परंतु यहाँ पे मित्रदांत द्वितीय के आक्रमण के कारण ये लोग यहाँ पे अपने साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाए। अब इनके पास ऑप्शन क्या बचा, देखिए यहाँ से तो ये लोग आ ही रहे हैं, इस वाले क्षेत्र से तो आ रहे हैं, अब इनको जाना कहाँ पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। मतलब कि जैसे ही यहाँ पे शकों को यहाँ से पराजय हासिल होती है तो ये विवश हो जाते हैं किस ओर जाने के लिए, पूर्व की ओर जाने के लिए। किस ओर, पूर्व की ओर जाने के लिए। और इसी दौरान मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि इसी दौरान एक व्यक्ति आते हैं कहाँ से, उज्जैन से, जिसका नाम होता है आचार्य कालक, जो कि इस वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। जिस समय शकों पर आक्रमण, जिस समय फ्रांत द्वितीय का आक्रमण हो रहा था शकों पे, और जब शक लोग पार्थिया के साम्राज्य से भाग रहे थे, उसी समय आचार्य कालक ने आके यहाँ पे देखा कि फ्रांत द्वितीय के मित्रदांत द्वितीय के आक्रमण के कारण, उसके पराक्रमण के कारण शक लोग यहाँ पे सेफ नहीं हैं। तो इसी दौरान आचार्य कालक क्या करते हैं, सारे शकों को आमंत्रण देते हैं भारत में आक्रमण करने के लिए। और मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि ये उज्जैन वाले क्षेत्र से वो होते हैं जहाँ का राजा गर्दभिल्ल होता है, ये मैंने आपको कल भी बता चुका है। तो अब यहाँ से शकों के सामने क्या ऑप्शन आ गया कि शक अब इस पार्थिया वाले क्षेत्र से कहाँ जाएंगे, अब इस वाले क्षेत्र में जाएंगे। तो यहाँ पे इनका नेतृत्व अभी कौन कर रहा है, आचार्य कालक, जिनके तत्वाधान में उन्होंने गुप्त मार्गों के माध्यम से कहाँ तक आ जाते हैं, वो बलूचिस्तान के रास्ते होते हुए वो कहाँ आ जाते हैं, यहाँ सिंधु नदी के पास में आ जाते हैं, सिंधु नदी के पास में आ जाते हैं और यहाँ पे मीन नगर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो याद रखना कि जैसे ही ये लोग यहाँ पे आते हैं तो मीन नगर को अपनी राजधानी बनाते हैं, तो ये शकिस्तान बलूचिस्तान वाले रास्ते से यहाँ आते हैं। इसी कारण से इस वाले प्रदेश को, इस वाले क्षेत्र को जहाँ पे ये शक लोग रहने लगे थे, इसे क्या कहा जाता है, शक द्वीप कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, शक द्वीप या शकिस्तान कहा गया है। तो ये थी यहाँ तक की कहानी। इसके बाद ही शकों ने भारत में आक्रमण किया है, जो कि मैं आपको कल बता चुका हूँ। तो ये जो कल कुछ रह गया था इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना था, इसीलिए मैंने आपके लिए ये सारी चीज़ें फिर से बताई है। तो कल जहाँ पे आपका ये चीज़ छूट गया था कि भारत में बैक्ट्रिया पर आक्रमण जब शक करते हैं उसके बाद पार्थिया पे आक्रमण करते हैं और इसी दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये आपको वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप वहाँ पे मैच कर लीजिएगा। इसके बाद चालू होते हैं कुछ दो वंश जो इनके बीच बीच में आपको देखने को मिलेंगे। PCS, MPPCS और UPSC। कई बार ऐसे सवालों को MPPCS 3-3 नंबर में पूछ लेती है, मेंस में, प्रीलिम्स में तो पूछती है। साथ ही साथ UPSC वाले की जो आप आंसर राइटिंग करते हैं उसमें आपको इन चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी होता है। इसी कारण से वो पूरे जो छोटे छोटे वंश हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें से आपका एक चेदी वंश है, एक इक्ष्वाकु वंश है, एक आपका कुषाण वंश है, एक आपका पल्लव वंश है। ये सारे वंशजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत छोटे छोटे वंश हैं, परंतु इनके अंदर की जो छोटी छोटी डिटेल है ये आपको समझना पड़ेगा, जो कि आपके आंसर राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या, पल्लव वंश। इसके बाद जो हमारे भारत में आएगा वो आएगा पल्लव वंश। तो उसकी कहानी हम समझते हैं। चलिए, पल्लव या
पार्थियन वंश या साम्राज्य, इसको समझते हैं क्या होता है। अभी तक भारत के नक्शे में आपने देखा था कि यहाँ पे हमारे शक लोग सिंधु प्रदेश तक आ चुके हैं। दरअसल होता क्या है, मैंने आपको बताया कि शक लोग जो हमारे भारत में आए वो लगभग उनके टाइम पीरियड था 123 बीसी का, ठीक है। इस 123 बीसी का अगर हम दिमाग लगाएं तो इसमें हमें समझ में आता है कि शकों का जो हमारे भारत पे आक्रमण हुआ है वो लगभग दूसरी ईसा सदी के अंत तक हमारे यहाँ आक्रमण हुआ है, ईसा पूर्व में, ठीक है। अब भारत के उत्तर पश्चिम साइड में, ये भारत का अगर हम नक्शे की बात करें, एक बार और बना देता हूँ मैं, भारत का ये नक्शा हो गया। ये भारत का नक्शा हो गया, ठीक है। भारत के इस वाले क्षेत्र में, मतलब ये भारत का क्या हुआ, उत्तर पश्चिम क्षेत्र हुआ। इस वाले क्षेत्र में लगभग पहली सदी ईसा पूर्व के अंत तक इस वाले क्षेत्र में कुछ पार्थियन शासक यहाँ पे शासन करने लगे थे। सवाल ये उठता है कि ये लोग कहाँ से आ गए यहाँ पे, ठीक है। दरअसल ये जो पार्थियन शासक यहाँ पे जो शासन कर रहे थे, इनका जो मूल निवास स्थान रहा है, मूल निवास स्थान जो था वो इसके इधर साइड अगर आप जाओगे तो आपको पार्थिया का साम्राज्य मिला है, पार्थिया, ठीक है, यहाँ से लगा हुआ है। तो जैसे जैसे समय बीतते गया, पहली सदी के अंत तक ये लोग यहाँ पे आके बसने लगे, धीरे धीरे करके लोग यहाँ आने लगे और कुछ ऐसे शासक हुए जो यहाँ पे आके शासन भी करने लगे पहली सदी के अंत तक। और इन लोगों की जितनी भी जो विचारधारा थी, आप देखिएगा कि जिस समय पार्थिया के लोग यहाँ पे आ रहे हैं उसी समय शकों का भी लगभग आक्रमण हो रहा है, कुछ आगे पीछे की समय की टाइमलाइन मिलती है। तो दोनों की विचारधाराएं आपस में बहुत मिलती भी थी, दोनों की संस्कृति आपस में मिलती थी, दोनों के कल्चर एक दूसरे से मिलते थे, दोनों की भाषाएं आपस में मिलती थी और दोनों का रहन सहन आपस में मिलता था। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि शक और पल्लव दोनों भारत में जब आते हैं तो उनकी विचारधारा, उनका रहन सहन, उनका कल्चर, सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से संबंधित था। ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो अब हम क्या समझ रहे हैं कि जैसे ही उत्तर पश्चिम में भारत के इस वाले क्षेत्र में कुछ पार्थिया के शासक यहाँ पे शासन करने लगते हैं, भारतीय स्रोत में इन्हीं पार्थियन शासकों को कहा गया है पल्लव शासक या पल्लव वंश के शासक। तो ये कोई अलग नहीं है, पल्लव हमारे यहाँ पैदा नहीं हुए हैं, ये जो पार्थिया के जो शासक आए हुए हैं हमारे यहाँ, वही लोगों को भारतीय स्रोतों में कहा जाता है पल्लव वंश के शासक। इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे आके बस गए हैं आपके कौन से, पल्लव वंश के शासक यहाँ पे आके बस गए हैं। अब इसके बाद इस वंश का जो शासक होता है, मतलब इसका जो संस्थापक होता है इस पार्थिया वाले साम्राज्य में, मतलब पल्लव वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है मित्रदांत प्रथम को। मित्रदांत प्रथम को मैंने आपको पहले भी बताया है, मित्रदांत द्वितीय इस पूरे साम्राज्य का, इस पूरे वंश का सबसे प्रतापी राजा होता है, जिसने क्या किया था, पार्थिया से शकों को वहाँ से खदेड़ने में अपने लिए सफलता हासिल की थी। तो शक लोग जो यहाँ से जिनको भगाया था वो कौन था, मित्रदांत द्वितीय था, परंतु पल्लव वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो मित्रदांत प्रथम माना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके बाद एक चीज़ और बताई मैंने आपको कि इन लोगों की सभ्यता, इन लोगों की संस्कृति परस्पर किसके साथ मिल रही है, शकों के साथ मिल रही है। और कुछ इस हद तक मिलती है इन लोगों के बीच में कि काफ़ी इतिहासकार और काफ़ी बड़े बड़े विद्वान आज भी इस मत से सहमत नहीं हैं कि इन दोनों वंश के जो राजा हुए हैं, जैसे मैं आपको कल भी बताया था, मावेज हुआ, एजेज हुआ, एजलेसेज हुआ, ये सारे जो आपके जो शासक हुए ये शक थे या पल्लव थे, इन दोनों में आज भी मतभेद है कि ये किस वंश के शासक थे। कुछ इस हद तक इनकी विचारधाराएं आपस में आपको देखने को मिलती है। तो ये थी यहाँ तक कि इनकी थोड़ा सा प्रारंभिक इतिहास। हमने समझा कि पल्लवों का प्रारंभिक इतिहास क्या था और भारत में उनके आने की वजह क्या थी और यहाँ पे वो आए कैसे और किस वाले क्षेत्र में सबसे पहले उन्होंने आके आक्रमण किया, ठीक है। संभवतः ये माना जाता है कि भारत के अंदर जो पल्लव लोग आए हैं उसका जो सबसे प्रथम शासक रहा है, मतलब ये जो पार्थिया के शासक यहाँ पे आए हैं और पल्लव वंश के रूप में हमारे भारत में आए हैं, इसका भारत में सबसे पहला शासक जो रहा है वो रहा है कौन, वोनोनीज। वोनोनीज ये था पल्लव वंश का भारतीयों में पहला शासक, भारतीय साम्राज्य में पल्लव वंश का प्रथम शासक था कौन, वोनोनीज इसका प्रथम शासक था। एक सवाल तो ये हो गया, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये चीज़ समझें आप कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका पाकिस्तान है और ये आपका अफगानिस्तान लगा हुआ है। शक लोग क्या करते हैं, बलूचिस्तान शकिस्तान वाले रास्ते से होते हुए यहाँ भारत में आक्रमण करते हैं। मतलब इनके आने का रास्ता कौन सा था, शकिस्तान बलूचिस्तान था, किनका, शकों का। परंतु पल्लवों का जो आने का जो रास्ता था वो इस रास्ते से भारत नहीं आते,
इस रास्ते से भारत वो नहीं आए थे। ऐसा माना जाता है कि पल्लवों ने भारत में जो आक्रमण किया है वो सी स्थान और आपके जो आराकोसिया वाला क्षेत्र होता है उस वाले स्थान से उन्होंने भारत में आक्रमण किया। मतलब ये तो आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, आपका यहाँ से बलूचिस्तान सिंध वाला प्रदेश हो गया। परंतु ये लोग यहाँ इसी रास्ते से नहीं आते हैं, ये लोग इधर से ऐसा घूम के कश्मीर वाले क्षेत्र से आते हैं। अब इसको दो चीज़ों में समझिए आप कैसे। जब यहूची जाति ने शकों पे आक्रमण किया था, कहाँ पे, सीर नदी वाले में। अभी आप फिर से प्रीवियस जाइए, सीर नदी यहाँ पे है। इस सीर नदी पे जब यहूची जाति के लोगों ने शकों पर आक्रमण किया था तब शक को उस क्षेत्र को खाली करना पड़ गया। उसी समय कहा जाता है कि शक दो क्षेत्र में बढ़ गए, मतलब दो भागों में बढ़ गए। कुछ शक लोग इस वाले क्षेत्र से, ये सीर नदी है, इस वाले क्षेत्र से शक कुछ इधर आ गए, बैक्ट्रिया में आ गए, और कुछ शक चले गए यहाँ पे कहाँ, कश्मीर पंजाब वाले क्षेत्र में। इसी वाले रास्ते को कहा जाता है, इस रास्ते से जो अंदर आते हैं इसी को कहा जाता है सी स्थान आराकोसिया वाला क्षेत्र। तो कुछ पल्लव और कुछ शक कहाँ आ गए, आपके बैक्ट्रिया में आ गए, और कुछ शक कहाँ आ गए, आपके कश्मीर या पंजाब वाले साइड में आ गए। तो ये लोग दो भागों में बढ़ गए। और ये जो पार्थिया के लोग थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शक और पल्लवों की विचारधारा परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। तो इस रास्ते से शक ऑलरेडी जा चुके थे। एक रास्ता तो ये पैक है, यहाँ पे शक लोगों का रास्ता है, तो इन्होंने इस रास्ते से जाना ना समझ के इसी वाले रास्ते से जाते हैं, जिसको हम सीस्तान या आराकोसिया का रास्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि शक जिस रास्ते से भारत में आए थे उस रास्ते से पल्लव वंश के शासक हमारे भारत में नहीं आए थे। मतलब वोनोनीज जब भारत में आया तो वो आराकोसिया के रास्ते से आया था या सी स्थान वाले रास्ते से आया था, जबकि शक हमारे यहाँ बलूचिस्तान और शकिस्तान वाले क्षेत्र से आए थे। ठीक है, फिर वोनोनीज कुछ ही समय में, वोनोनीज जो होता है कुछ ही समय में इस वाले क्षेत्र में आता है। इस वाले क्षेत्र में आने के बाद इसको यहाँ पे क्या मिलेगा, गंधार का क्षेत्र मिलेगा, तक्षशिला वाला क्षेत्र मिलेगा, तक्षशिला और सिंध वाला क्षेत्र मिलेगा। इन तीनों की तीनों क्षेत्रों को वोनोनीज क्या कर लेता है, कुछ ही समय में जीत लेता है। क्या कहता है, कुछ ही समय में जीत लेता है। जिन क्षेत्रों पर पहले शकों का साम्राज्य था उन साम्राज्यों को कुछ ही समय में वोनोनीज जीत लेता है, जिसमें से गांधार हो गया, काबुल वाला क्षेत्र हो गया, या अफगानिस्तान का काबुल वाला क्षेत्र हो गया। इस वाले क्षेत्र को वोनोनीज जीत लेता है, जिसमें काबुल, गंधार, तक्षशिला, आपका सिंध वाला प्रदेश, ये सारे प्रदेश आते हैं, इनको जीत लेता है। साथ ही साथ वोनोनीज अपने लिए एक उपाधि भी धारण करता है। उस उपाधि का नाम आपसे एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। तो ये जो उपाधि धारण करता है ये करता है राजाओं का राजा, या भारत का राजा कहिए इसको, राजाओं का राजा नहीं, भारत का राजा, जिसे ये महाराजाधिराज, इसकी ये क्या करता है, उपाधि धारण करता है। कौन, वोनोनीज। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ, वोनोनीज ने अभी तक हमारे यहाँ क्या किया, महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली। काबुल, गंधार, आपके तक्षशिला और आपका सिंध प्रदेश, इन सारे प्रदेशों को इसने क्या किया, वोनोनीज ने पूर्ण रूप से जीत लिया है। ठीक है, फिर ऐसा माना जाता है कि पल्लव वंश का जो सबसे प्रतापी राजा रहा है, सबसे पराक्रमी राजा और सबसे प्रसिद्ध राजा जो रहा है वो रहा है आपका गोंडोफर्नीस। ये लगभग 190 ईसा में क्या बनता है, राजा बनता है। ठीक है, 190 ईसा में राजा बनता है। तो इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा रहा है उसे माना जाता है कि वो गोंडोफर्नीस था। वोनोनीज की अपेक्षा ये सबसे ज़्यादा पराक्रमी माना जाता है। ये वही व्यक्ति है जिसने यहाँ पे सिंध वाले और तक्षशिला वाले प्रदेश से शकों को खदेड़ने में सफलता हासिल की थी। मतलब वोनोनीज ने यहाँ पे इस समय इस सारे क्षेत्र में अपना साम्राज्य तो स्थापित कर लिया था, परंतु पूर्ण रूप से शकों को परास्त करके वहाँ से उनको खाली करके पूर्ण रूप से पल्लव साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, गोंडोफर्नीज ने की थी। किस वाले क्षेत्र में, तक्षशिला और आपके सिंध वाले प्रदेश में इसने अपनी सफलता हासिल की। और इसके बाद गोंडोफर्नीज के साथ साथ इन्होंने एक काम और किया। यहाँ पे ये जो पश्चिम उत्तर वाला जो क्षेत्र है, ये जो पश्चिम उत्तर वाला जो क्षेत्र है, इस पूरे साम्राज्य पे सबसे ज़्यादा राज्य किसने किया था, गोंडोफर्नीज ने किया था। इस बात को भी आप क्या रखें, ध्यान में रखें। तो तीन बातें यहाँ से मुख्य रूप से आपको गोंडोफर्नीज की याद रखनी है। पहली बात, 190 ईसा में गोंडोफर्नीज क्या बना, राजा बना। इसने क्या किया, आपके तक्षशिला और सिंध वाले प्रदेश से शकों को पूर्ण रूप से समाप्त करके वहाँ पे पल्लव वंश की पूर्ण रूप से स्थापना की। और भारत का जो पश्चिम उत्तर वाला जो क्षेत्र होता है उस वाले क्षेत्र में इसने पूर्ण रूप से अपने राज्य की स्थापना कर वहाँ पे काफ़ी दिनों तक शासन किया। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। गोंडोफर्नीज की अगर हम कुछ प्रमाण की अगर बात करें
तो गोंड फर्नीच के हमको तक्षशिला वाले क्षेत्र में कुछ सिक्के देखने को मिले हैं। कुछ सिक्कों में गोंड फर्नीच का चित्र और उसका नाम दोनों अंकित हैं, और कुछ सिक्कों में इसके जो वायसराय हुए हैं, जिसमें से एक का नाम था आपका सफेदन और एक का नाम था आपका शस्त्र वस्त्र, ये दोनों के नाम आपको वहाँ पे देखने को मिले हैं। मतलब जो हमको सिक्के मिले हैं गोंड फर्नीच के शासनकाल के समय में, उस समय ये माना जा सकता है कि इस समय जब इन्होंने जो सिक्के चलाए उसमें सिक्के में राजा का नाम और राजा का चित्र अंकित किया जाता था, और कुछ सिक्कों में इनके जो वायसराय होते थे उनका नाम भी उसमें अंकित किया जाता था। ठीक है। गोंड फर्नीच से संबंधित एक जानकारी और मिलती है कि गोंड फर्नीच के शासनकाल में ऐसा माना जाता है कि इसी के शासनकाल में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था सेंट टॉमस। ये एक ईसाई पादरी व्यक्ति था जो कि ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए इसके राज्य दरबार में आते हैं, और कुछ समय बाद जब सेंट टॉमस यहाँ पे आ जाते हैं और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं, परंतु कुछ समय बाद कालांतर में सेंट टॉमस की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वो भी कहाँ पे, मद्रास के समीप एक स्थान है म्यालपुर, उस वाले क्षेत्र में सेंट टॉमस की मृत्यु कर दी जाती है। तो ये सवाल आपसे कई दफ़ा पूछा जा सकता है कि सेंट टॉमस किसके राज दरबार में आए। तो पहला आंसर इसका हो गया गोंड फर्नीच के शासनकाल में कौन आया था, सेंट टॉमस आया था। सेंट टॉमस कौन था, एक ईसाई पादरी था जो कि यहाँ पे क्यों आया था, यहाँ पे ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए वो इसके राज दरबार में आया था। फिर गोंड फर्नीच के कुछ ही समय बाद, जब गोंड फर्नीच के बाद जो इसके उत्तराधिकारी होते हैं, तो गोंड फर्नीच के शासनकाल के कुछ ही समय बाद इस पूरे क्षेत्र में कुषाणों का भयंकर का आक्रमण होता है, और इस भारतीय इतिहास से पल्लव वंश का पूर्ण रूप से अंत हो जाता है। तो ये था पल्लव वंश की पूरी जानकारी। तो पल्लव वंश का जो अंत करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है किन्हें, कुषाणों को। कुषाणों द्वारा पल्लव वंश को भारत के इतिहास से एकदम साफ कर दिया गया था। इसके बाद भारत में कुषाण वंश की स्थापना होती है। परंतु आप एक चीज़ और जानेंगे यहाँ पे कि इसमें बीच बीच में दो वंश आपको और देखने को मिलते हैं। एक वंश आपको मिलता है चेदी वंश, और एक वंश मिलता है आपका इक्ष्वाकु वंश, जिससे आपके राजा राम लक्ष्मण जो हैं इसी वंश के हैं। तो इन दोनों वंशजों के बारे में भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, परंतु प्रीलिम्स के फैक्ट के हिसाब से और एमपीपीएससी में 3-3 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, उनके हिसाब से ये क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसके बाद मैं आपको पहले वो दो वंश के बारे में पढ़ाऊँगा। पहले एक तो पढ़ाऊँगा चेदी वंश, और फिर उसके बाद पढ़ाऊँगा आपको इक्ष्वाकु वंश। इन दोनों वंश के बारे में अभी हम जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चेदी वंश, एक साइड में आपको चेदी वंश बताऊंगा, एक साइड में आपको इक्ष्वाकु वंश बताऊंगा। दोनों में बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, दोनों को आपको नोट डाउन करना है। चेदी वंश के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि चेदी वंश के बारे में ये जानकारी है कि ये जो हमारे यहाँ आर्यजन आए थे, आर्यजन, उन लोगों के बहुत प्राचीन समय के लोग हैं। ये उसी समय के बहुत प्राचीन लोग हैं। कौन? चेदी वंश के लोग। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद का जब समय चल रहा था हमारे भारत में, उस समय ये लोग भारत में यमुना और विंध्य वाला जो क्षेत्र था उस वाले क्षेत्र में रहते थे। एक बात, साथ ही साथ ये भी हमें जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद की एक स्तुति है जिसका नाम है दान स्तुति। उसमें इसी चेदी वंश के बारे में उल्लेख है कि इस वंश का एक बहुत प्रतापी राजा हुआ है जिसका नाम था कसु। ये बहुत प्रतापी राजा रहा है इस चेदी वंश का। ठीक, जब भारत में मौर्य साम्राज्य चल रहा था, जब मौर्य साम्राज्य भारत में पतित हो गया, मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, उसके बाद भारत में जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है जिसको उस समय कलिंग के नाम से जाना जाता था, उस वाले क्षेत्र में चेदी वंश की स्थापना हुई। इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा रहा है वो रहा है खारवेल। बहुत ही प्रतापी राजा रहा है, और कई दफ़ा ये पेपर में आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि खारवेल किस वंश का राजा है, इसीलिए मैं आपको ये चेदी वंश पढ़ा रहा हूँ। तो इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा रहा है और सबसे प्रसिद्ध, और जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, वो है कौन? खारवेल। तो चेदी वंश का जो संस्थापक भी मान सकते हो आप इसे, संस्थापक, या आप ये कह लीजिए कि सबसे प्रतापी या शक्तिशाली राजा रहा है, प्रसिद्ध राजा रहा है, तो वो था खारवेल। और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इस पूरे क्षेत्र में, मतलब जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है आपका भारत में, जो उस समय कलिंग के नाम से जाना जाता है, उस वाले क्षेत्र में इनकी क्या हुई? स्थापना हुई, चेदी वंश की स्थापना हुई। इसी खारवेल के बारे में
ये भी माना जाता है और हमें कुछ प्रमाण जो मिलते हैं कि जो उदयगिरी की जो जैन गुफाएं हैं वहाँ पे खारवेल की जो हमें अभिलेख मिले हैं उसमें इस खारवेल की कुछ प्रशस्ति उत्कीर्ण हुई है। कई दफ़ा उसी अभिलेख के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा उदयगिरी की जो जैन गुफाएं हैं उसमें हमें एक हाथी गुफा अभिलेख मिला हुआ है, हाथी गुफा अभिलेख मिला हुआ है। उस अभिलेख में इसी खारवेल के बारे में कुछ प्रशस्तियाँ उत्कीर्णित की गई हैं। ये जो अभिलेख लिखा हुआ है, ये अभिलेख मिला है हमें प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। अगर सवाल आपसे ये पूछ ले कि खारवेल के लिए जो हमें अभिलेख मिला हुआ है, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, तो ये याद रखिएगा आप कि ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। साथ ही साथ एक चीज़ आपसे फैक्ट कई बार पूछता है कि खारवेल ने नंद वंश के राजा द्वारा तोसली में एक नहर बनवाया था, तो खारवेल ने क्या किया था, उसी नहर का जो विस्तार किया था अपनी राजधानी कलिंग तक उसका विस्तार किया था। तो याद रखिएगा तोसली से एक नहर थी जिसे किसने बनवाया था, नंद वंश के राजा ने बनवाया था, और उसी नहर को खारवेल ने कलिंग तक उसका विस्तार किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये मुख्य बातें हैं चेदी वंश की। इसमें चेदी वंश में इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। मुख्यतः आपसे पूछा जाता है खारवेल के बारे में कि इसके कौन सा अभिलेख है, तो याद रखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। दूसरी बात, खारवेल किस वंश का राजा है, चेदी वंश का राजा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तीसरी बात आपसे ये पूछा जाता है कि इनके जो प्रमाण मिलते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख जो मिला है वो कहाँ मिला है, तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं जहाँ पे जैन गुफाओं के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, उस गुफा में हमको इसका अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है। किस भाषा में मिला है, प्राकृत भाषा में मिला है, इस चीज़ को याद रखना है। पांचवी चीज़ जो मैंने आपको एक फैक्ट बताया है कि नंद वंश के राजा द्वारा जो एक नहर निर्मित की गई थी, कहाँ पे, तोसली में, उस नहर का विस्तार इन्होंने अपनी राजधानी कलिंग तक किया था। इसके बाद एक वंश और आता है इक्ष्वाकु वंश, बहुत इंपॉर्टेंट वंश है। और अभी तो आपके डीडी नेशनल में जो रामायण चल रही है, सभी लोग संभवतः रामायण देख रहे होंगे, तो ये इसी वंश का बात है, इक्ष्वाकु वंश। मैंने ये सोच के रखा हुआ है कि मैं एक भी टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कहीं से भी आपसे सवाल पूछ लिया जाए, आपसे जवाब बिल्कुल आना चाहिए, विथ डिटेल आना चाहिए। चाहे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे तो आपको आना चाहिए। अगर आपसे कह दिया जाए कि इसमें आप 150 शब्दों में लिखिए या 200 शब्दों में लिखिए या 30 शब्दों में या 2 लाइन में लिखिए, तो आपको हर कुछ आना चाहिए। इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश के बारे में क्या डिटेल है। दरअसल ये जो वंश है इक्ष्वाकु वंश, ये हमारे भारत के जो प्राचीन राजा महाराजा हुए हैं उसी वंश से संबंधित है। आपका कौन, इक्ष्वाकु वंश। दरअसल इसे माना जाता है कि ये जो वंश है ये सूर्यवंशी वंश का है। सूर्यवंशी जो होते हैं उन्हीं वंशजों का वंश कहलाता है ये आपका इक्ष्वाकु वंश। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इक्ष्वाकु वंश किस वंश से संबंधित है, तो आप सीधे सीधे जवाब दे सकते हैं कि सूर्यवंशी वंश से इक्ष्वाकु वंश का क्या रहा है, संबंध रहा है। उस समय इनकी जो राजधानी होती थी, वो उस समय इनका जो प्रदेश होता था वो कौशल प्रदेश होता था। राजधानी इनकी अयोध्या होती थी। जैसा कि आपने रामायण में देखा होगा कि रामायण में अयोध्या पूरा एक साम्राज्य रहता है, पूरा राज दरबार होता है, उसकी राजधानी कौशल प्रदेश होती है। तो ये वही छोटी छोटी बातें हैं जो रामायण में आपको देखने को मिलेगी। और रामायण के जो कलाकार हैं, जो राम, लक्ष्मण, सीता, भरत जो भी हैं, ये सारे ये लोग हैं जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित हैं। आपने रामायण में देखा होगा कई बार रामायण में उन्होंने इक्ष्वाकु वंश का जिक्र भी किया है। अगर आप रामायण देख रहे हैं तो उसमें उन्होंने जिक्र भी किया है कि इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की ये बात नहीं होती, वो बात नहीं होती, सूर्यवंशियों का ये होता है, वो होता है। तो इनका संबंध सीधे सीधे सूर्यवंशियों से रहा हुआ है और इनका संबंध सीधे भारत के जो प्राचीन राजा महाराजा रहे हैं वो भी हमारे इक्ष्वाकु वंश के ही रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो राजा महाराजा रहे हैं उन्हीं का ये अति प्राचीन वंशज है। कौन सा, इक्ष्वाकु वंश। इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इक्ष्वाकु वंश जब भारत में राज्य कर रहे थे तो ये जो सातवाहन वंश थे उनके सामंत वाले वंश थे। ये मतलब एक साथ सातवाहन वंश भी चल रहा था और एक साथ आपका कौन सा वंश चल रहा है, आपका इक्ष्वाकु वंश चल रहा है। तो ये दोनों आपस में सामंत वंश थे। दूसरी बात, आपने देखा होगा रामायण महाभारत, इसमें जितने भी आपके प्रसिद्ध शासक रहे हैं वो किस वंश से रहे हैं, इक्ष्वाकु वंश से रहे हैं। तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। तीसरी बात, एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बात बता देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट हमको एक एक चीज़ ताकि समझ में आए पे, ठीक। इसका जो संस्थापक रहा है वो रहा है आपका शांतमूल, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था।
ये कृष्ण गुंटूर वाले क्षेत्र में शासन करते थे। कृष्ण गुंटूर क्षेत्र जो आपका कर्नाटक क्षेत्र साइड है, उत्तर प्रदेश, सॉरी कर्नाटक बोल रहा हूँ, जो आपका उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र पड़ता है उस वाले क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है। कृष्ण गुंटूर वाला क्षेत्र है, वहाँ पे इन्होंने शासन किया है। इस वंश का जो संस्थापक होता है शांतमूल, उसका उत्तराधिकारी होता है जिसका नाम होता है वीर पुरुष दत्त। इसी वीर पुरुष दत्त ने नागार्जुन कोंडा, जो कि आपको साउथ साइड में देखने को मिलेगा, उस वाले क्षेत्र में इन्होंने एक स्तूप का निर्माण कराया है। तो ये कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि नागार्जुन कोंडा में जो स्तूप का निर्माण कराया गया है वो किस वंश के शासक ने कराया है। तो याद रखिएगा वो इक्ष्वाकु वंश जिसका संस्थापक रहता है शांतमूल, उसका जो उत्तराधिकारी होता है वीर पुरुष दत्त, उसी ने नागार्जुन कोंडा में एक स्तूप की क्या कराई थी, स्थापना कराई थी। फिर समय अंतराल के बाद इनका जो होता है साम्राज्य होता है वो कांची के जो पल्लव होते हैं उनके साथ उसमें मिला लिया जाता है और यहाँ से इक्ष्वाकु वंश जो हो जाता है समाप्त हो जाता है। तो ये इतिहास के वो छोटे छोटे वंश हैं जिससे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ बचती है, एक तो कुषाण वंश बचता है। कुषाण वंश के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें उसके राजा होते हैं, जिसमें मुख्यतः आपको कनिष्क के बारे में पढ़ना होगा। तो कनिष्क के बारे में पूरी डिटेल में आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। उसी के बाद हम इस समय की भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इन सभी स्थितियों के बारे में वर्णन देखेंगे कि जिस समय ये राज्य शासन चल रहे थे, या कुषाण वंश हमारे यहाँ रहा, या पल्लव वंश हमारे यहाँ रहा, या शक वंश हमारे यहाँ रहा, तो इस समय भारत की दरअसल स्थिति क्या थी, इस समय आर्थिक सिचुएशन क्या थी, क्या लोग करते थे, इस समय सामाजिक स्थिति क्या थी, क्या ये लोग पहनते थे, क्या खाते थे, ये सारी चीज़ों का वर्णन मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। और कल संभवतः आपका गुप्त साम्राज्य तक मैं आपके इतिहास को वहाँ तक पहुँचा दूँगा। तब तक के लिए आप इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें, घर में रहें, सेफ रहें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। बाकी पढ़ाने की जिम्मेदारी वो हमारी है, उससे आप बेफिक्र रहें, बने रहें। तब तक के लिए द प्रदीप IAS अकेडमी के साथ।